जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों 8 अक्टूबर 2024 एसएससी एमटीएस की सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का संपूर्ण एनालिसिस। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? तो साथियों, जो अन्नपूर्णा देवी जी जो है वो सुरबहार वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है। जैसे कि तबला, बांसुरी ये सब यंत्र होते हैं, उसी तरीके से सुरबहार भी एक यंत्र है। साथियों देखिए, इन्हें 1977 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1991 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था साथियों, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास? यानी किसने यह नारा दिया, वेदों की ओर लौटो? तो साथियों, ये नारा वेदों की ओर लौटो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया और इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती जी ने ही 10 अप्रैल 1875 ईस्वी बॉम्बे यानी कि बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले 1876 ईस्वी में स्वराज का नारा दिया। और देख लेते हैं इनके बारे में साथियों, ये इनका वास्तविक नाम साथियों मूल शंकर था। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना की और इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद जी था। इतनी जानकारी इनके लिए काफी है साथियों, आगे वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो साथियों, पहला स्वर्ण पदक सन 1928 ईस्वी में जीता था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में उस समय कप्तान थे साथियों जयपाल सिंह मुंडा। उस समय कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है 1936 ईस्वी में ओलंपिक के कप्तान थे साथियों। और देखते हैं साथियों यहाँ पर क्या जानकारी दी। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से और 1956 ईस्वी तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीता था। ये सभी इतना काफी है आगे की शिफ्टों के लिए, बच्चों के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था साथियों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, आप बेझिझक करिए। देखते हैं अगले प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए पूछा गया था, व्हेन वाज प्रेरणा श्री माली गिवन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? साथियों, प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? साथियों, ये प्रेरणा श्री माली जी जो है ये कथक के जयपुर घराने से संबंधित है। कथक के जयपुर घराने से संबंधित है। इन्हें 2009 में साथियों नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया, नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये देखिए, विच गोडेस विच गोडेस इज वर्शिप इन द चिथरई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मदुरई तमिलनाडु? तमिलनाडु के मदुरई में मनाए जाने वाले चिथरई महोत्सव के महोत्सव में किस देवी की पूजा की जाती है? तो साथियों देखिए, देवी मीनाक्षी की जाती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो साथियों देखिए, देवी मीनाक्षी की पूजा की जाती है। यह महोत्सव भगवान सुंदरेश्वर या फिर भगवान शिव जिनको कहा जाता है और देवी मीनाक्षी के दिव्य मिलन का जश्न मनाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या साथियों था पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, अगला प्रश्न ये, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम ऑफ गुजरात अलोकेशन मनी फॉर दिस स्कीम? गुजरात सरकार ने कितने रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की साथियों? तो साथियों देखिए, गुजरात सरकार ने स्वदेशी उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए, कितने 58 करोड़ रुपए अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना लागू की। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये प्रश्न तो हो गया साथियों। देखिए ये प्रश्न, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएफएसए वाज पास्ड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था?
तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA, जिसके माध्यम से कंट्रोल या कोटा में राशन बांटा जाता है, 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था। 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था। तो देखिए किया गया था 12 दिसंबर 2013 को कानून, इसके लिए कानून में हस्ताक्षरित किए गए और इस अधिनियम को भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये पूछा गया था, जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक श्री कृष्ण सोबती हो जाते हैं। श्री कृष्ण सोबती द्वारा लिखा गया है जिंदगी नामा। उन्हें इस उपन्यास के लिए 1980 में जिंदगी नामा के लिए साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इन्हें कृष्णा सोबती को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट फॉर मेन, यानी पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है साथियों? तो देखिए बात करें पुरुष के लिए तो लेंथ यानी लंबाई होती है 13 मीटर और वेट यानी कि चौड़ाई होती है 10 मीटर साथियों। यदि बात करें महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की लंबाई साथियों होती है 12 मीटर और चौड़ाई होती है 8 मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों और क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये पूछा गया था, ये साथियों प्रश्न पूछा गया था, देखिए अकॉर्डिंग टू 2021 विच नियर बाय कंट्री ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि 2021 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो साथियों श्रीलंका हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन में रहा भी था। आप लोगों ने सही किया होगा, जिनका नहीं हुआ है अभी एग्जाम आगे की शिफ्टों में है तो वो देख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों कौन सा पूछा गया था। आगे की शिफ्टों के लिए ही तो ये साथियों अतिरिक्त जानकारी यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट लिया जाता है, आगे की शिफ्ट वाले बच्चों के लिए ही। देखिए साथियों, अ जज ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्स ऑफ द एज ऑफ, तो साथियों देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं साथियों? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 217 के भाग 1 के अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं यानी कि सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों, अगला प्रश्न देखिए ये पूछा गया था, गैब्रो रोक्स आर, ये साथियों कहां पर फिर से वहीं पर हम लोगों को लिया पीछे, ये हो चुका है। ये देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न गैब्रो रोक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, गैब्रो चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो देखिए ये साथियों इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है साथियों, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ये। ऑप्शन जो साथियों दिया था आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक, तो आप लोगों ने सही कर दिए होंगे। जो साथियों आगे की शिफ्ट में है वो ध्यान दे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न ये साथियों पूछा गया था, माइक्रो फाइनेंस में SHGBLP में एल का साथियों मान क्या होता है या फिर एल का मतलब क्या होता है? तो साथियों देखिए SHGBLP का पूरा नाम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज प्रोग्राम, ये साथियों SHGBLP का पूरा नाम होता है। साथियों इस तरीके से एल का साथियों क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है। एल का मतलब या एल का पूरा नाम हो जाता है बी, लीकेज। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम भारत में एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं एवं सहायता प्रदान करना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए था, पूछा गया था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन यानी कि गन्ने का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो साथियों भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है साथियों, यूपी यानी कि हो जाएगा। और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? चावल का साथियों तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या साथियों पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये पूछा गया था,
नागराज मूर्ति किस देवी से जुड़ी हुई है? नागराज मूर्ति किस देवी से जुड़ी हुई है? केरल में मन्नारशाला मंदिर में नागराज नागराज और नागायक्षी देवी की अनोखी मूर्ति है। तो साथियों नागराज मूर्ति जो है नागायक्षी देवी से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन में दिया रहा होगा तो आप लोग लगा दिए होंगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, कन्नौज कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था साथियों? कन्नौज में एक 3 लोगों के बीच यानी कि 3 पक्ष में युद्ध हुआ था। उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग और राष्ट्रकूट वंश के लोग और पाल वंश के लोग, इनके बीच एक युद्ध हुआ था साथियों, संघर्ष हुआ था जिसमें प्रतिहार की विजय हुई थी साथियों। जिसमें किसकी? प्रतिहार की विजय हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था कि साथियों किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया साथियों? तो देखिए साथियों इसके बारे में थोड़ा जानकारी है वो देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा यानी कि साथियों बातचीत या फिर तैयार किया गया। लेकिन साथियों यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 ईस्वी में पारित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों कौन सा पूछा गया था। चैनल पर नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब करते चलना और वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये है, देखिए विच माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय रेंज? साथियों कौन सा माउंटेन यानी कि शिखर है जो हिमालय का हिस्सा नहीं है? सहरदी पर्वत का उच्चतम बिंदु कलसुबाई शिखर साथियों जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो साथियों जब महाराष्ट्र में है तो यह उधर हिस्सा उसमें हिमालय की तरफ कैसे जा सकता है? यही सही जवाब हो जाता साथियों। ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया था, सह्याद्री पर्वत या फिर कलसुबाई शिखर, वो आप लोग जानते होंगे साथियों, हम तो गए नहीं थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या साथियों था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, नेम ऑफ रोड शेप्ड एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित छड़ आकार की संरचना का नाम बताएं साथियों। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित छड़ आकार की संरचना का नाम साथियों क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है। जो साथियों जिनकी मानव में साथियों 23 जोड़ी होते हैं, जो 23 जोड़ी होते हैं यानी कि 46, जो कि साथियों मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग इन द ओरिजिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से जीव वंश को वंशानुगत वर्ण ले जाता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी नहीं है साथियों। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए डीएनए उत्तरदायी है, लेकिन साथियों वंश को वंशानुगत वर्ण ले जाता है वो साथियों हो जाता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र हो जाता है। इसका भी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन एक बात याद रखना वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी कौन है? पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी साथियों कौन है? पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी है साथियों डीएनए। उत्तरदायी कौन है? पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी है डीएनए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, व्हेन बेकिंग सोडा एंड वाइनेगर रिएक्ट द विच गैसेस इन्फ्लेटेड अ बैलून। जब बेकिंग सोडा और सिरका की प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया की जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो गुब्बारे को फुलाती है साथियों? गुब्बारे को तो हम लोग मुंह से भी फुला सकते हैं और हमारे द्वारा साथियों CO2 गैस ही निकलती है। तो यहाँ पर भी CO2 गैस ही होगी साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। इसका सही जवाब हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस निकलती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? साथियों वैसे तो रियल है संस्कृत भाषा, लेकिन ये साथियों ऑप्शन में था नहीं
तो ऑप्शन में था नहीं तो वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन उपसमूह की एक प्राचीन भाषा थी। तो इंडो यूरोपियन ऑप्शन में था साथियों, यही सही जवाब हो जाता। इंडो यूरोपियन भाषा जो था वो साथियों ऑप्शन में थी, इंडो यूरोपियन इसका सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये पूछा गया था, अगला प्रश्न ये देखिए साथियों पूछा गया था, ये देखिए ये साथियों फिजिक्स का यानी साइंस का साथियों। फोर रजिस्टेंस ऑफ फोर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर each of the combination is the various ways which of the following cannot be obtained। साथियों देखिए प्रत्येक आर के चार प्रतिरोधकों को विभिन्न तरीकों से संयोजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए साथियों ओम के नियम के द्वारा, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, जिसमें साथियों V है विभवांतर, I है करंट यानी कि वैद्युत धारा, और आर है साथियों रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है। साथियों ये नियम दिया था ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने। अब साथियों ओम ने बतलाया कि किसी भी परिपथ में रेजिस्टेंस केवल दो तरीके से साथियों वो हो सकते हैं, कॉम्बिनेट हो सकते हैं साथियों, जुड़ सकते हैं। एक होता है साथियों समानांतर क्रम यानी कि साथियों समानांतर क्रम हो जाएगा। देखिए समांतर क्रम पैरेलल यानी कि जिसमें साथियों ये होता है, पहले सीरीज वाला समझ लीजिए। एक होता है साथियों सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में, उसमें जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यदि चार है तो चार हो जाएंगे। और एक होता है समानांतर क्रम में, एक होता है साथियों किसमें समानांतर क्रम में, उसमें साथियों उसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 1/R1 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 1/R1, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा वार, फिर 1/R2 1/R2 प्लस 1/R3 R3, ये हो गया R3 प्लस 1/R4 प्लस 1 बाई साथियों प्लस 1/R4 ऐसे जुड़ता है। आप ही बताइए ऑप्शन में साथियों 2R भी था, क्या इस तरीके से कोई जुड़ रहा है साथियों, तो 2R सही जवाब हो जाता। ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस कॉम्बिनेशन से, 2R कहीं से नहीं आ सकता था। देखिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और साथियों यदि आपका पेपर आगे की शिफ्टों में पेपर है तो कब है कमेंट करके जरूर बतलाएं साथियों। और साथियों चैनल पर न है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहले पहुंच सके। हम लगातार एसएससी एमटीएस का एनालिसिस कर रहे हैं और साथियों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, आप बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, आप इतना तो कर ही सकते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।